एवरीवन। आज हम आपको क्षितिज बुक से गद्य खंड दो बैलों की कथा जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पाठ का परिचय दे रहे हैं। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी। हाजिरी का मतलब है अटेंडेंस। जैसे आपकी अटेंडेंस ली जाती है क्लास में, तो ऐसे ही पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। क्यों ली जाती थी? इसलिए कि जिससे कि अगर कोई पशु भाग गया हो तो उसका पता चल सके, और हाजिरी के समय यह भी देखा जाता था कि सारे पशु सही सलामत है या नहीं। सही सलामत का मतलब है कि कोई बीमार तो नहीं है या कोई मर तो नहीं गया। प्रश्न नंबर 2। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। उसी प्रकार बैल भी अपने मालिक से बिछड़ गए थे यानी कि दूर हो गए थे, और उनका नया मालिक गया, जिसका नाम गया था, वह भी उन्हें बहुत मारता था। शायद इसीलिए छोटी बच्ची बैलों की पीड़ा, पीड़ा का मतलब होता है दर्द, समझ पा रही थी और उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न नंबर 3। कहानी में बैलों के माध्यम से, यानी कि माध्यम माने द्वारा, से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से एक सभ्य व्यक्ति में पाए जाने वाले मूल्य, जैसे परोपकार, परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना, सच्ची मित्रता यानी कि सच्ची दोस्ती, साहस, हिम्मत, दया भाव यानी कि दूसरों पर दया करना, स्वतंत्रता यानी कि आजादी, उसके लिए जरूरी क्या है? संघर्ष करने का साहस आदि के बारे में वर्णन किया है। कहानी में हीरा और मोती मिलकर एक बड़े सांड को मात दे देते हैं, यानी कि उसको हरा देते हैं दोनों मिलकर। इससे एकता का संदेश दिया गया है। और जैसे ही हीरा और मोती अपनी आजादी के लिए भूख मार सब सहते रहे, वे बेचारे भूखे भी रहे, उन्होंने मार भी खाई, उनकी बहुत ज्यादा पिटाई होती थी, फिर भी वे संघर्ष करते रहे, हिम्मत नहीं हारी। और वैसे ही सबको अपने जीवन में बिना हार माने संघर्ष करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? यानी किस चीज को बताना चाह रहे हैं अभी? गधे को उन उसकी सहनशीलता, यानी कि वो उसमें सहन करने की बहुत शक्ति होती है, सीधापन, सरलता, संतोष, परिश्रम और कभी भी गुस्सा न करने के कारण ही मनुष्यों में सबसे बड़े मूर्ख की उपाधि दी गई है, जबकि उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छे गुण की बात है, अच्छे गुण होते हैं उसमें, गधे में। जबकि ये सारे गुण ऋषि मुनियों की निशानी होती है, क्योंकि ऋषि मुनि आपने देखे होंगे कि ऋषि मुनियों को गुस्सा नहीं आता, क्रोध पर नियंत्रण होता है और वे सबको माफ कर देते हैं, शांत रहते हैं। ऐसा ही गधे के भी वर्णन किया है इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने। ऐसा भाव इन सद्गुणों का अनादर व उनकी निंदा करना है। निंदा मतलब बुराई।
प्रेमचंद को पशुओं से अद्भुत आत्मीयता थी, यानी कि अपनापन था। कहानी में भी उन्होंने गधे की ये सारी विशेषताएं बताकर यह संदेश दिया है। ये बताना चाह रहे हैं वे अपनी कहानी के द्वारा, गधे के बारे में बता रहे हैं कि उसमें इतनी सारी खूबियां हैं, इसलिए उसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहना उचित नहीं है। बुद्धिहीन कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। क्योंकि उसे बुद्धिहीन कहते हैं ना लोग, कि मूर्ख है तो, गधा, किसी को गधा कह देते हैं इंसान को, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा और मोती हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे, एक साथ उठते बैठते थे, खली भूसा खाने के लिए नांद में साथ ही मुंह डालते थे। नांद उनके ऐसा होता है जैसे कि आपने देखा होगा, गाय भैंस जो खाना खाते रहते हैं उनका बड़ा सा, वो सीमेंट से बनी हुई होती है, तो वो उनका बर्तन होता है, नांद कहते हैं उसे। तो उसमें एक साथ ही वे खाते थे और एक साथ ही मुंह भी हटा लेते थे। जब गया ने दोनों बैलों को हल से जोता तो दोनों हिले भी नहीं। तब गया ने हीरा की नाक पर बहुत डंडे बरसाए थे, जिसे देखकर मोती गुस्से से बेकाबू हो गया था। जब मोती को मटर के खेत में पकड़ लिया था तो हीरा ने उसको अकेला न छोड़कर स्वयं को भी पकड़वा दिया था। उसी प्रकार मोती अगर चाहता तो पाजी होश में हीरा को खूंटे से बंधा छोड़कर जा भी सकता था। अब वो तो आजाद था। मोती मोती तो खुल चुका था ना, मोती ने तो अपना दीवार तोड़ दी थी और वो निकल भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपने दोस्त को लिए बगैर वो वहां से नहीं गया। पर उसने नहीं किया ऐसा। उपरोक्त यानी कि जितनी भी बातें बताई गई हैं, सभी घटनाओं से यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती का मतलब होता है घनिष्ठता, घनिष्ठ मित्र थे वे। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए कि वे क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, समाज में औरतों की दुर्दशा व उनका शोषण मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के मूल विषयों में से एक थे। औरतों पर अत्याचार करना, उन पर हाथ उठाना, उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना यानी कि पीड़ा देना, ये सभी कुरीतियां यानी कि बुरी जो रीत चली आ रही है, उसे समाज में हमेशा उस समाज में हमेशा से फैली हुई है। कहानी में दोनों बैलों को सभ्य प्राणियों के रूप में दर्शाया गया है। दर्शाना मतलब दिखाया गया है। हीरा की इस पंक्ति से लेखक यही जताना चाहते हैं कि औरतों पर हाथ उठाना असभ्यता की निशानी है, क्योंकि यह सभ्य लोगों का काम नहीं है जो औरतों पर हाथ उठाते हैं, ये असभ्य लोग करते हैं ऐसा। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, पशुओं की मदद से मनुष्यों के बहुत सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि पशु हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए हमेशा से पशुओं और मनुष्यों को साथ ही माना गया है, यानी कि एक दूसरे का साथ देते हैं तो साथ ही माना गया। किसानों के लिए उनके पशु घर के सदस्य की तरह होते हैं, जैसे घर के मेंबर होते हैं, अपने घर के बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं,
माता पिता होते हैं। तो ऐसे ही पशुओं को भी सदस्य के रूप में ही माना गया है, जिनसे वे बहुत प्रेम करते हैं। वे उनकी अपने बच्चों की तरह देखभाल भी करते हैं। प्रस्तुत कहानी में भी झूरी और हीरा मोती के माध्यम से प्रेमचंद ने यही दर्शाया है। झूरी जो है अपने दोनों बैलों को, हीरा मोती को बहुत प्यार करता था, बच्चों की तरह रखता था, अच्छे से उन्हें खिलाता पिलाता था। और जब वे उनसे बिछड़ गए थे तो वो बहुत दुखी रहता था। झूरी दोनों बैलों से खेत में काम करवाता था और बदले में उनकी देखभाल करता था। वही हीरा और मोती भी अपने मालिक का सारा काम करते थे। जब हम जानवरों को प्यार करते हैं तो वे भी हमारी मदद करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। हाँ, इस तरह ही प्रेमचंद जी ने झूरी और हीरा मोती के प्रेम को दर्शाया है कहानी में। प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। मोती ने ये बात कही थी ना कि इतना तो हो ही गया भाई, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। तो इसमें हम क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हो? उत्तर है इसका, कहानी में मोती को बहुत ज्यादा आक्रामक, क्रोधी व झगड़ालू प्रवृत्ति का बताया गया है कि उसे जल्दी से क्रोध आ जाता था और वो झगड़ा भी कर लेता था। इसीलिए मोती के इस कथन से उसके इस कठोर स्वभाव के पीछे छुपा दया भाव व परोपकार का पता चलता है। वह कठोर स्वभाव का तो जरूर था, लेकिन वो भीतर से कैसा था, उसके अंदर दया भाव थे और वो दूसरों पर परोपकार करता था। इससे यह भी पता चलता है कि वह हीरा का बहुत अच्छा दोस्त भी था और उससे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि अगर वह चाहता तो हीरा को वहीं खूंटे से बंधा छोड़कर जा भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतने संघर्ष के बावजूद भी जब उसे आजादी नहीं मिली तो उसने इस बात में ही संतुष्टि ढूंढ ली। संतुष्ट मतलब वो इसी बात को सोच के खुश हो गया कि उसकी वजह से इतने सारे पशुओं की जान बच गई है। वे दोनों नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, किसी और का तो भला हो गया। और उसका जो संघर्ष था, इतनी जो उसने मेहनत की थी उन्हें बचाने के लिए, तो वह व्यर्थ नहीं गया। यानी व्यर्थ माने बेकार नहीं गया। आशय प्रश्न नंबर 9। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही, आशय का मतलब होता है कि इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, गुप्त माने जो दिखाई ना दे, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर है इसका, हीरा और मोती मनुष्य की तरह बोली का प्रयोग नहीं करते थे। बोलते तो नहीं थे इंसानों की तरह, लेकिन वे बेजुबान जीव थे। फिर भी एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे कि वो क्या कहना चाह रहा है। वह एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। इस कथन में यही बताया गया है कि मनुष्य जीवों में खुद को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन उसने पास भी उसके पास भी ऐसी काबिलियत नहीं है कि वह बिना बोले किसी बात को समझ सके। ये देखो कि मनुष्य में भी नहीं है इतनी खूबी तो कि बिना बोले किसी बात को समझ सके, लेकिन हीरा मोती में वह खूबी थी। जो जीवों में श्रेष्ठता, यानी कि जीव जो है मनुष्य से भी बड़े दिखाए गए हैं, उनमें ये श्रेष्ठता थी, महत्व था उनका। ख, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, इस कथन में बताया गया है कि जब गया हीरा और मोती को खाने के लिए नहीं देता था, खाना नहीं देता था और उन्हें बहुत मारता पीटता था, तब एक छोटी बच्ची जो थी
वह उनके लिए एक एक रोटी लाती थी और उन्हें दे देती थी। वो एक रोटी उनकी भूख तो नहीं मिटा सकती थी, लेकिन वह एक रोटी उनकी भूख मिटाने में असमर्थ होने पर भी वह उनके हृदय का भोजन जरूर बन जाती थी। वो उनके मतलब मन उनका बहुत खुश हो जाता था कि उनका भी कोई ध्यान रखने वाला है, जो कि प्रेम व दया होती थी। वह मिल गया था जिससे उनके मन को तृप्त कर दिया था। अब खाना तो नहीं मिला कि पेट भर जाए, लेकिन उसके प्यार ने उनका मन तृप्त कर दिया था, यानी कि प्रेम से भर गया था। गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि क गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, चार में से कौन सा सही है? वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। प्रश्न नंबर 11। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही, यानी कि काफी कष्ट सहे। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर। कहानी में हीरा और मोती अपनी स्वतंत्रता के लिए, यानी कि आजादी के लिए बहुत संघर्ष करते रहे, यानी कि बहुत कष्ट सहा उन्होंने, और उसके लिए उन्हें बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी। लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते हैं और लगातार संघर्ष करते रहते हैं, यानी कि संघर्ष करना, मुश्किलों का सामना करते रहते हैं, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल सही है। जैसे उन दोनों ने इतनी मारपीट सहकर, भूखे रहकर व कैद होकर भी गुलामी नहीं स्वीकार की और पूरे साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना किया, वैसे ही सबको बिना डरे संघर्ष करना चाहिए। प्रेमचंद जी यही बताना चाह रहे हैं बैलों के माध्यम से कि मनुष्य को भी जीवन में बिना डरे संघर्ष करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी से, और संघर्ष करने पर ही आज़ादी मिलती है और सफलता मिलती है। क्योंकि गुलामी में जीवन जीने से अच्छी तो मौत है, जो आज़ादी की लड़ाई में मिले। जैसे कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई की, देशभक्तों ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन झुके नहीं, अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहन की। तो हीरा मोती ने भी संघर्ष किया। प्रश्न नंबर 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ। उत्तर। प्रस्तुत कहानी कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत कर रही है, यानी कि इशारा कर रही है। कहानी में दोनों बैलों ने साहसी, यानी कि हिम्मत व निडर, किसी से डरते नहीं क्रांतिकारियों की भूमिका निभाई है। जैसे क्रांतिकारियों ने निभाई थी, वे बिना डरे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। जो अपनी आज़ादी के लिए कदम कदम पर प्रताड़नाएं सहते थे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, वे बेचारे सहे उन्होंने और देश को आज़ाद कराया, पर फिर भी बिना हार माने लड़ते रहते हैं। साथ ही साथ कहानी में यह भी दर्शाया गया है कि दोनों बैल संघर्ष करने के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति में शामिल उसूलों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो उसने कही थी बात बैलों ने, और जो कि हर भारतीय का धर्म है। तो प्रेमचंद जी ने इसमें यह बताया है कि भारतीयों का क्या धर्म है, ऐसे ही बैलों को वही सभ्य इंसान की तरह दिखाया गया है।
प्रश्न नंबर 13, बस इतना ही काफी है। फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। तो इसमें ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। ये जो ही और भी आ रहे हैं शब्द बीच बीच में वाक्यों में, तो इनको क्या कहते हैं? निपात। कहानी में से ऐसे 5 वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। अब आपको ये वाक्य छांटने हैं। उत्तर, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य यानी कि गिनती में ला दिया। नंबर 2, प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी, अब यहाँ पर भी आया, जिसे क्या कहते हैं? निपात। दोनों दुर्बल न होते थे। दुर्बल में कमजोर, कमजोर नहीं होते थे। हीरा तो मजबूत था ही, अब यहाँ क्या आया? ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। नंबर 4, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो यहाँ पर इन वाक्यों में कौन कौन सी चीजें आई है? ही और भी। नंबर 5, अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी, यानी कि जो दिखाई ना दे, गुप्त, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि मनुष्य को क्या माना गया है? सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ यानी कि उत्तम माना गया है। वो दावा करता है मनुष्य कि सबसे श्रेष्ठ वही है, लेकिन यहाँ पर बैल जो जीव हैं वे सबसे श्रेष्ठ दिखाए गए हैं, क्योंकि वे बिना बोले ही समझ लेते हैं एक दूसरे की बात को। प्रश्न नंबर 14, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। क, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी कि जीवित हो उठे। जैसे ही दीवार तोड़ी थी उन्होंने, तो वे सभी जानवर जो हैं उठकर खड़े हो गए और भाग गए। तो ये क्या, कौन सा वाक्य था? ये 2 वाक्य जुड़े हैं, तो इस कौन सा वाक्य बनेगा? ये मिश्र वाक्य। और उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। ख, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा, यानी कि वो चेहरे से कैसा दिखाई दे रहा था? अत्यंत कठोर, यानी कि बहुत रूड दिखाई दे रहा था वो। तो वह आया। तो ये यहाँ पर भी 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। जहाँ 2 वाक्य जुड़ जाते हैं वहां पर क्या होता है? मिश्र वाक्य। जैसे जिसकी और, ये दोनों चीज आ गई इसमें, तो ये मिश्र वाक्य है। और विशेषण उपवाक्य है। ये उस आदमी की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी। तो ये कौन सा वाक्य उपवाक्य हुआ? विशेषण उपवाक्य। ग, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, यानी कि बेकार ही भागे। ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य और संज्ञा उपवाक्य। घ, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ड, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे ना छोड़ता। ये कौन कह रहा है? बैल कह रहे हैं कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे मारे बिना तो छोड़ता ही ना, ये कह रहा है वो। अब ये कौन सा बना है वाक्य? मिश्र वाक्य। और क्रिया की बात हो रही है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये। बिना मारे, यानी कि अब वो कह रहा है बिना मारे, यानी कि मारे बिना ना छोड़ता, खूब मारता उसको, ये कह रहा है मोती। यहाँ क्रिया हो रही है, क्रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न नंबर 15, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। आपने देखा होगा जब आपने कहानी पढ़ी है तो इसमें मुहावरे बहुत ज्यादा आए हैं, उसका प्रयोग किया गया है। कोई 5 मुहावरे छांटिए
और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, जैसे दांतों पसीने आना। इतनी भारी पुस्तकें दुकान से उठाकर लाने में मेरे तो दांतों पसीने आ गया। 9 2 11 हो जाना। पुलिस को आता हुआ देखकर जेब कतरे, यानी कि जो जेब काट लेते हैं, जेब कतरे होते हैं। 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि ईंट का जवाब उसने, जैसे कि किसी ने वो हमला जो है कम ताकत के साथ जैसे किया था, वार किया किसी ने, तो उसे और ज्यादा मजबूती से देना किसी जवाब को। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट तो इतनी मजबूत नहीं होती जितना पत्थर होता है। तो जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत ने भी अपनी चुप्पी तोड़कर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कुछ ना कुछ करता रहता है और भारत चुप रहता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जान से हाथ धोना, यानी कि मर जाना, मतलब कोई जान से हाथ धोना पड़ा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, सड़क हादसे होते रहते हैं, कोई कभी सुनामी आ जाती है, कुछ भी होता है तो जान से हाथ धोना पड़ता है लोगों को। रोजाना सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नंबर 5, बगले झांकना। बगले झांकने का मतलब होता है कि इधर उधर देखना। जब कोई तुम्हारे से कोई बात पूछे तो अपना इधर उधर देखने लगते हैं। जब कुछ उत्तर नहीं आता बच्चों को, अगर उन्होंने पढ़ाई ना की हो और उनसे कोई क्वेश्चन कर लिया जाए तो वो इधर उधर देखने लगते हैं। उसको कहते हैं, मुहावरा उसका ये है, बगले झांकना। जब माता ने तीनों बच्चों से शरारत के बारे में वर्णन करने को कहा तो तीनों तीनों बगले झांकने लगे।